आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण, यानी एक महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के हिसाब से कि ब्रायोफाइटा में पीढ़ी का एकांतरण किस तरह से होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसके जीवन चक्र की सारी अवस्थाएं आपको समझ में आ जाएंगी। समस्त विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण में दो प्रावस्थाएं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। एक आरेख के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। दो अवस्थाएं मुख्य रूप से इसके जीवन चक्र में होती हैं। एक तो है गैमेटोफिटिक फेज, ये देखिए आप, ये है युग्मकोद्भिद प्रावस्था, ठीक है। और एक होती है स्पोरोफिटिक फेज, जो शुरुआत होती है यहाँ से यहाँ तक। स्पोरोफिटिक फेज बीजाणुविद प्रावस्था, यानी जिस प्रावस्था में बीजाणुओं का निर्माण होता है वो प्रावस्था कहलाती है बीजाणुविद। और जिस प्रावस्था में युग्मकों का निर्माण होता है, यानी युग्मक मीन्स मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण जिस प्रावस्था में होता है वह कहलाती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। ब्रायोफाइटा की अपन बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट प्रावस्था है, यानी जो लंबे समय तक प्रकृति में विद्यमान रहती है, वो प्रावस्था है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो इसका थैलस है वो अगुणित होता है, हरित होता है, थैलॉइड प्रकृता या पर्णिल पादप के रूप में भी यह प्रावस्था होती है, जिसे हम गैमेटोफाइट प्रावस्था कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्रावस्था है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे ये राइजोइड्स हैं यहाँ पर, और ये पूरा जो थैलस है ये अपन एक रिक्शिया का ले रहे हैं। यहाँ पे पूरा थैलस ग्रीन थैलस है, दो सरफेस है यहाँ पे, वेंट्रल व्यूज और डॉर्सल व्यू, बीचों में मिडरिब है यहाँ पे, द्विशाखी विभाजन यहाँ पे पाया जाता है। और जो ये डॉट्स बता रखे हैं ये इस बात का संकेत है कि जो इसका विशेष कैरेक्टर है कि जो स्पोरोफिटिक प्रावस्था है वो गैमेटोफाइट के ऊपर आश्रित रहती है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है ये यहाँ पे स्पोरोफाइट बता रखे हैं ताकि आपको कोई भ्रम पैदा नहीं हो, यानी इसके ऊपर ये अवस्था आश्रित रहती है। तो आगे देखिए, ये जो स्पीसीज है त्रिदीक्षिया का अपन यहाँ पे डायग्राम ले रखा है अपन ने, तो ये हो गई यहाँ पे युग्मकोद्भिद प्रावस्था। अब इसमें होता क्या है कि थैलस के पूर्ण जब इनका जो समय आता है जनन का, वेजिटेटिव हो जाता है, उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समय आता है तो इस थैलस की प्रावस्था की जो डॉर्सल सरफेस के उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। ये यहाँ पर मिडरिब के जो वृद्धि बिंदु को इसको छोड़ के 2-4 बिंदु पीछे एक कोशिका सेक्स ऑर्गन का निर्माण करती है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नाम दिया मैंने, जैसे स्त्रीदानी और पुंदानी, दोनों ही थैलस की डॉर्सल सरफेस पर बनते हैं। डॉर्सल सरफेस की जो वृद्धि बिंदु की जो कोशिकाएं हैं उनको छोड़ के 2-4 सेल छोड़ के एक कोशिका सेक्स ऑर्गन निर्माण में भाग लेती है। यानी अगर मान लो वृद्धि बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ की कोशिका सेक्स ऑर्गन के निर्माण में भाग लेंगी और एक कोशिका के द्वारा एक पुंदानी का निर्माण होगा। इस तरह की देखो पुंदानी का निर्माण होगा और एक और कोशिका के द्वारा इस तरह स्त्रीदानी का निर्माण होगा। यह निर्माण हम आपको विस्तार रूप से आगे पढ़ाएंगे। जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर एंथ्रेडियम बन जाती है, मैच्योर आर्किगोनियम बन जाती है, उसके बाद में इनमें यहाँ पर तो निर्माण होता है इनका एंथ्रोजोइड्स का, स्पर्म का, जो द्विकशाभिक होते हैं और फ्लोट करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। तो इस तरह से इनका निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे ये है एन, ये आप सब परिचित है इन चीज़ों से। और यहाँ बनती है एग सेल, एग सेल यानी अंड कोशिका, ये स्त्रीदानी है। अलग अलग मेंबर्स में स्त्रीदानी के आकार में भिन्नता पाई जाती है, ये हमको अभी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं कभी एक जनरल व्यू पढ़ रहे हैं चीज़ों का। तो यह जब सेक्स ऑर्गन जब मैच्योर हो गए, जब गैमेट्स बन गए, उनके बाद में वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के लिए जल का होना अनिवार्य होता है। विदाउट जल के निषेचन नहीं होगा। ये बात आप स्पेशल कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स का।
जब वाटर की उपलब्धता हो गई तो पानी में फ्लोट करते हुए स्पर्म स्त्रीदानी के मुख तक पहुंचते हैं, जो वहाँ प्राइमरी जो यहाँ पे कवर सेल्स हैं, यहाँ पे ये वाली, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके ये रास्ता बनाती है इसके लिए, एंथ्रोजोइट्स के लिए, और सीधा ये मूव करता हुआ इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो विघटित हो जाती हैं, वो म्यूसिलेज नामक एक पूरा मतलब लिक्विड बनाती है, जिससे कि तरह ये जो एंथ्रोजोइट्स हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये उसमें प्रवेश करते हुए यहाँ क्या होता है, निषेचन, फ्यूज कर जाते हैं एग सेल से। तो यहाँ पे जो अब प्रावस्थाएं मतलब फर्टिलाइजेशन मेल न्यूक्लियस, और यहाँ बन जाता है जाइगोट 2n, ऊ स्पोर भी हम कहते हैं यहाँ पे, निश्चितांड, और इसके चारों ओर एक भित्ति स्रावित हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। तो यहाँ जाइगोट बनने के बाद में जो हमारी स्पोरोफिटिक फेज है उसकी पहली कोशिका यहाँ पे हमको प्राप्त होती है। स्पोरोफिटिक फेज की पहली कोशिका जो होती है द्विगुणित, यानी यहाँ पे जो स्पोर है यानी जो जाइगोट है वो रेस्टिंग फेज में नहीं आता है, बिना कोई विश्राम किए बिना तुरंत विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, और प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो भ्रूण विकास है वो बहिर्मुखी कहलाता है, भ्रूण का विकास स्त्रीदानी के अंदर ही होता है। इस तरह से यहाँ पे ये विकास लगातार चल रहा है, और यहाँ पे 2 कोशिकाएं यहाँ पे बनी हैं। 2 से फिर यहाँ पे होता है एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जो 4 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पे 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पे होता है। इस तरह से एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर होता है। धीरे धीरे यहाँ पे अपनतिक और परिणतिक, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा एक कोशिकाओं का, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यानी परिणतिक विभाजन वो होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन वो होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कोशिका के अगर समानांतर में कोई विभाजन हो और 2 कोशिकाएं बने तो कहलाएगा परिणतिक विभाजन, अगर इसके लंबवत में विभाजन हो तो कहलाएगा एंटीक्लाइनल डिवीजन। इस तरह से धीरे धीरे जब ये विकास आगे बढ़ता है तो यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, और कोशिकाओं के चारों ओर एक जो भित्ति, इसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं, वो निर्माण होता है, और यहाँ पे 2 लेयर बनती है। फिर आगे जाके पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा 2 लेयर बनती है यहाँ पे, उसे हम कहेंगे एम्फिथीसियम और एंडोथीसियम। इनकी कोई हिंदी नहीं बता पाऊंगा मैं, आप इंग्लिश में याद करें, एम्फिथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, यानी जो सेंट्रल में जो अपना स्पोरोगोनियम है उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं एंडोथीसियम कोशिकाएं, और जो बाहर की जो कोशिकाएं होती है वो कहलाएंगी एम्फिथीसियम कोशिकाएं। एम्फिथीसियम कोशिकाएं और एंडोथीसियम कोशिकाएं। एंडोथीसियम की कोशिकाएं निर्माण करती है स्पोरोजिनस सेल का, और एम्फिथीसियम जो कोशिकाएं हैं इनसे निर्माण होता है केवल इसका वाल का। तो इस तरह से ये निर्माण लगातार चल रहा है, और यहाँ पे लगातार भित्ति स्रावित होकर इसकी वाल बन चुकी है, और अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनमें लगातार डिवीजन हो रहे हैं, और वो आगे जाके चेंज होंगी स्पोर मदर सेल में, यानी बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। अब होता क्या है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनने के बाद में, यानी बीजाणु बनने वाले हैं इनसे, बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, बीजाणु बनने वाले हैं इनसे, इन कोशिकाओं में होता है एक डिवीजन, उसे बोलते हैं मियोसिस। आपने पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, और चारों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो आधी रह जाती है, यानी n अगुणित कोशिकाएं बनती है। उन्हें हम कहते हैं स्पोर टेट्राड, यानी बीजाणु चतुष्क, और यहां से ही वापस गैमेटोफिटिक पीढ़ी का प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से यहाँ से जो स्पोर हैं वो हवा में बिखरते हुए अनुकूल समय आने पर जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब बनाते हैं, और ट्यूब में अनुप्रस्थ और परिणतिक विभाजन, एंटीक्लाइनल विभाजन होते हुए एक यंग थैलस का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से ये इसका
पीढ़ी एकांतरण हैं। इस प्रकार दोनों पीढ़ियां अल्टरनेट एकांतरित होती हैं और चूंकि अगुणित व द्विगुणित पादप आकारी में भिन्नता है इसलिए इसे विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। क्योंकि दोनों की जो आकारिकी है उसमें बिल्कुल भिन्नताएं हैं इसलिए इसे विषम पीढ़ी रूपांतरण भी कहा जाता है। इस तरह से पीढ़ी एकांतरण यहाँ पे होता है और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि इस तरह से एक आरेख के द्वारा आप इसको पढ़ें और याद करें तो आसानी से बड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे बस दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों पीढ़ियाँ डोमिनेंट कौन सी है और इसके अलावा एग का जो मैच्योर होना, फर्टिलाइजेशन होना, मेयोसिस होना, ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।